भावना शर्मा। आज आपको लेखा शास्त्र में यूनिट 2 के अंतर्गत साझेदारी की निवृत्ति पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप पूर्व में भी जानते हैं कि साझेदारी के सामान्य सिद्धांत के कौन-कौन से नियम होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है पूर्व अध्याय में कि साझेदारी के फर्म में साझेदारों का प्रवेश किस प्रकार होता है। तो जी हाँ विद्यार्थियों, जिस प्रकार साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश होता है, उसी प्रकार साझेदार जब फर्म से निवृत्त होना चाहते हैं, अर्थात अवकाश लेना चाहते हैं या फर्म से निकलना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी विधियों को अपनाना पड़ेगा और एक साझेदार एक फर्म से किस प्रकार अलग हो सकता है और उसके अलग होने के बाद फर्म कैसे फिर से काम करती रहेगी, बचे हुए शेष साझेदार फर्म को कैसे चलाते रहेंगे, आदि सभी नियमों को जानेंगे। उनके अंतर्गत आने वाले सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्यवहारों को भी हम जानेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं कि साझेदारी की निवृत्ति से आशय क्या है। विद्यार्थियों, हमने अभी तक जाना कि भावी लाभ अनुपात शेष साझेदारों के क्या होंगे, उनके कोषों का उपचार किस प्रकार होगा, सामान्य संचिति अविभाजित लाभ कैसे बांटेंगे। उसी प्रकार से एक उनका अमाउंट जो होता है वो ख्याति के रूप में भी फर्म में संचित होता है। जैसा कि हमने पूर्व में ही जाना कि औसत लाभ से जो अधिक लाभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ख्याति की परिभाषा हम जानते हैं। उपचार से तात्पर्य ये है कि हम ख्याति को किस प्रकार से विभाजित करेंगे। यहाँ पे उपचार से मतलब मेडिकल वाला उपचार नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से तात्पर्य है कि हम ख्याति का बंटवारा कैसे करेंगे। जो साझेदार इतने दिनों तक फर्म में मेहनत किया, वह अपने भाग की ख्याति अब कैसे लेकर जाएगा, उसकी राशि किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी और उसके भाग का, उसकी मेहनत का जो बचे हुए साझेदार हैं, अब लाभ उनको मिलने वाला है। अर्थात अभी आप सभी को पता है कि 2013 में लेखांकन प्रमाण 10 के अनुच्छेद 16 के अनुसार ख्याति का जो लेखा है वो पुस्तकों में तभी किया जाता है जबकि उसके बदले कोई प्रतिफल मुद्रा के रूप में दिया गया है। अतः केवल क्रय की गई ख्याति ही ख्याता पुस्तकों में दिखाई जाएगी। आगे हम और समझने का प्रयास कीजिए कि किसी साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति, पुनर्गठन या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में ख्याति खाता नहीं खोला जाता। हम ख्याति खाता नहीं खोलते हैं इन दशाओं में, लेकिन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संपूर्ण ख्याति, फर्म की जो ख्याति होगी वो मूल्यांकन के आधार पर उसके अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कैसे दी जाएगी ये जानेंगे। कि साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना करना है, की जाएगी। लेखा पुस्तकों में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के हिस्से की ख्याति से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा तथा फर्म के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उसके लाभ प्राप्ति या लाभ के अनुपात में गेनिंग रेशो में डेबिट किया जाएगा। इसे केवल आप लिखेंगे, हम इसे और विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। रिमेनिंग कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डेथ हो गई या अस्वस्थ है तो आएगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट ऑफ रिमेनिंग कंटिन्यू पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशो। अपने गेनिंग रेशो में क्या लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल की राशि को लेते हैं। क्यों ले रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। अब इसे किस प्रकार से समझेंगे कि पी और क्यू और टी एक फर्म के समान साझेदार हैं। आर फर्म से निवृत्त होता है और उसकी ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 60,000 रुपए किया गया है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं रखा जाता है तो क्या किया जाएगा, पी और क्यू के
भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने को सहमत हुए हैं, तो उनकी ख्याति के उपचार की क्या नकल प्रविष्टि होगी। यहाँ पर हमने जाना कि पी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 60,000 से और क्यू का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने से 4,000 से डेबिट होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर्स आर है 20,000 अपने गुडविल की अमाउंट इन्हें इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में देगा। कैसे देगा कि पी का जो अमाउंट था, जो 3:2 में वे बांटते थे, उनका जो न्यू रेशो था, तो न्यू रेशो 3 और 2 था, तो 3:2 अर्थात 3/5 और 2/5 था। ओल्ड रेशो था 1/3, 1/3, अर्थात उन्हें लाभ मिलना कितना था, तो लाभ उन्हें मिलना था, इनका एलसीएम लिए तो आया 15 और 9 में से जब 5 को घटाए तो आया 4, अर्थात पी का जो लाभ प्राप्ति का अनुपात है, गेनिंग रेशियो जो है वो 4/15 होगा। उसी प्रकार क्यू का जो है वो 2/5 था और नया अनुपात कितना हुआ, ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, तो उसका जो एलसीएम आया वो 15 आया, और 6 में से जब 5 घटा उसका तो उसका जो रेशो आया वो कितना आया 1/15, अर्थात इसका नया अनुपात 4:1 आया। हमने उस 20,000 की राशि को 4:1 में बांटे, तब वो राशि कितनी आ गई आपकी 16,000 और 4,000। 16,000 पी को मिली और 1/4 क्यू को मिली और 3/4 पी को मिली। ये कौन सी दशा का हमने जाना कि जब ख्याति खाता नहीं रखा जाता है, ख्याति खाता नहीं खोला गया, लेकिन जाने वाले साझेदार आ की राशि से अधिलाभ से पी और क्यू के खाते को डेबिट किया गया। ख्याति के उपचार के लिए ये आवश्यक नकल प्रविष्टि हमने देखी। यहीं पे एक दूसरी स्थिति भी होती है कि ख्याति की राशि मान लीजिए नहीं दी है, जैसा कि पूर्व स्लाइड में 20,000 रुपए की ख्याति की राशि हमने निकाली थी। अब यहाँ ख्याति की राशि पीछे नहीं दी हुई है इस प्रश्न में, जिसमें नीति, मिति और श्रुति 4:3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। मिति यानी निवृत्त होती, मिति यानी ये बीच वाली निवृत्त हो रही है, उसकी ख्याति का मूल्यांकन, हमें ख्याति निकालना भी है, उसका मूल्यांकन भी करना है और बांटना भी है। इस प्रश्न में का गत 3 वर्षों का औसत लाभ 2 वर्षीय क्रय पर किया जाएगा। गत 3 वर्षों के लाभ निम्नानुसार हैं। प्रथम वर्ष का 45,000, द्वितीय वर्ष का 62,000, तृतीय वर्ष का 80,000 रुपए। इस प्रकार व्यवसाय ने एक सामान्य लाभ 40,000 तय करके रखा है। अब ख्याति के लिए नकल प्रविष्टि करना है। नकल प्रविष्टि करने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हमें 3 वर्ष के 45,000, 62,000 और 80,000 ख्याति के लिए इन सारे प्रॉफिट्स को टोटल किया तो आया 1,87,500। विद्यार्थियों, औसत लाभ निकालने के लिए अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट था। अब हमारी प्रॉफिट की राशि कितनी आ गई आपकी अधिलाभ की 62,500। हमने कितना सोचा था, एक औसत लाभ 40,000, लाभ कितना हो गया 62,500, जिसे हम कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अब ये अधिलाभ के अंतर की राशि क्या हो गई, ख्याति हो गई 22,500। चूंकि प्रश्न में 2 वर्ष का क्रय की बात कर रहा है, ये 2 वर्षीय क्रय, तो 2 वर्षीय क्रय कहा जा रहा है, तो 1 वर्ष का 22,500 निकला। अब 2 वर्षीय क्रय बोला तो हमने 2 से इसको इंटू किया तो आया 45,000। अब मिटी जा रही है जिसका अनुपात है 3/9, तो मिट्टी का 45,000 कुल ख्याति में से 3/9 का जो भाग होगा वो कितना है, वो भाग है 15,000। अब 15,000 है तो उसे वो 4:2 के अनुपात में या 2:1 के अनुपात में अपने गेनिंग रेशियो के अंतर्गत अपनी जनरल एंट्री में बांटेंगे। तो ये हमने 15,000 कहाँ से आया ये भी देखा, फिर उनके हमने 2:1 के हिसाब से उन्होंने बांटा, वो भी देखा कि 15,000 को जब बांटेंगे तो 10,000 और 5,000 आएगा। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहाँ से आए, ये 15,000 की राशि है, ये 2:1 के अंतर्गत बटी, अर्थात 2/3 और 1/3 में बांटी गई। अब इसकी जनरल जो एंट्री बनी, जो पाने वाले साझेदार हैं किससे पा रहे हैं, मिट्टी से।
मिट्टी अपने जो ख्याति की राशि है, क्योंकि ख्याति की राशि वो साथ लेकर नहीं जा रही है, वो पी और वो नीति और श्रुति को देकर जा रही है। तो नीति का जो कैपिटल अकाउंट है वो 2/3 अर्थात 10,000 से, और श्रुति का जो कैपिटल अकाउंट है वो 5,000 से डेबिट होगा, और मिट्टी की जो गुडविल राशि है 15,000 की, वो बांट दी जाएगी। मैं समझती हूँ कि आपने इसे बहुत ही आसानी से समझा होगा। दो स्थितियां हमने जानी कि ख्याति खाता नहीं खोला गया, दूसरे खाते हमने जाना कि औसत लाभ के आधार पर यदि क्रय वर्ष दिया है तो ख्याति खाता कैसे खुलेगा, और ख्याति कैसे बटेगी, ख्याति की राशि कैसे बटेगी। जहां ख्याति का नामो निशान नहीं था, ख्याति हमने स्वयं से ख्याति की गणना करी, लेकिन कई प्रश्नों में या कई फर्म में जब ख्याति खाता पहले से ही विद्यमान है, अर्थात गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, अर्थात विद्यमान ख्याति को अपलेखित कैसे किया जाएगा, निवृत्त या मृत साझेदार को उसके भाग की ख्याति का उपचार कैसे कराया जाएगा, अब हम ये जानेंगे। कहता है कि विद्यमान ख्याति को अपलेखित करने के लिए कौन सी जनरल एंट्री होगी। तो भाई सभी साझेदारों ने मेहनत की है, ख्याति यानी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेहनत किया, तो सभी साझेदारों को इस ख्याति पर हक बनता है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फुल अमाउंट का मतलब होता है सभी साझेदारों को फुल अमाउंट, जैसे कि 20,000 हमने बांट कर लिया था, पूर्व प्रश्न में ऐसा नहीं होगा, 45,000 फुल अमाउंट आएगा। हम पीछे प्रश्न में जाकर भी समझ सकते हैं। ये हमने केवल मिट्टी का भाग निकाला था 15,000, और 15,000 से हमने ये जनरल एंट्री की थी केवल मिट्टी के भाग से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ख्याति की राशि कितनी आ रही है, 45,000 आ रही है। कैसे आई थी 45,000, एक वर्ष का आया था 22,500, और राशि कितनी आई थी 45,000। तो ये पूर्ण फुल अमाउंट से यहाँ पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट की एंट्री होगी, यदि फर्म में पूर्व से ही ख्याति का खाता विद्यमान है। विद्यार्थियों, इसकी नरेशन होगी प्रीवियस गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। अब हमने देखा कि दूसरी स्थिति क्या होगी, निवृत्त या मृत साझेदार के भाग से ख्याति खाता का उपचार। अभी कहता है प्रश्न में यदि स्पष्ट कर दिया कि हमें केवल निवृत्त यानी जाने वाले साझेदार, मृत यानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके भाग से ही ख्याति खाता खोलना है, पूरे फर्म की ख्याति से ख्याति खाता नहीं खोलना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो ख्याति फर्म में रहेंगे, इसलिए वो ख्याति अब उनकी होगी। इसलिए जो जाने वाला साझेदार है उसके भाग से ख्याति खाता हमने खोला, शेयर अमाउंट जो उसका पार्टनर का शेयर था उस अमाउंट से हम इस खाते को खोले, और हमने जनरल एंट्री बनाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अर्थात डिजीज्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या किया हमने, उसके भाग से केवल खोला। नरेशन डाली रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ न्यू गुडविल एडजस्टेड इन रिमेनिंग पार्टनर्स। इसे हिंदी में इस प्रकार जानेंगे कि बचे हुए साझेदार रिमेनिंग पार्टनर शेष साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो डेबिट होगा, जाने वाले निवृत्त या मृत या बीमार साझेदार के पूंजी खाते से। इस प्रकार ख्याति के खाते को खोला जाएगा जबकि वो फर्म में पूर्व से विद्यमान है। एक उदाहरण और यहाँ पर भी है जिनके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि निधि, विधि और सिद्धि 3:2:1 के अनुपात में साझेदार थे। 1 जनवरी 2018 को निधि बीच की निवृत्ति है, निवृत्त हो रही है, उस समय उसका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। कैसा था स्थिति विवरण, सामान्य संचिति के 6,000, देवी पत्र के 5,000, ऋणदाता के 10,000। उसी प्रकार संपत्ति पक्ष में संयंत्र का 30,000, पेटेंट का 3,000, ऋणी का 7,500, और स्कंद का कितना था 11,500। अब हमने ये देखा कि संपत्ति पक्ष में एक रोकड़ और बच गया था जिसका था 5,000, लेकिन दायित्व पक्ष में पूंजी बची थी निधि, विधि, निधि और सिद्धि की 12,000, 10,000 और 9,000, और जब दोनों का टोटल किया तो ये आ गया आपका 52,000। जैसा कि हमने पूर्व स्लाइड में भी ये अमाउंट देखा था कि 6,000, 5,000 और 10,000, ये कितने हो गए, 6 और 5 11 और 10,
है ना। 21,000 इनका हो गया था और इधर की इनकी पूंजी की भी राशि आ गई थी, किसकी, निधि, विधि और सिद्धि की। तो ये हो गया था आपका पूरा अमाउंट। हम जब टोटल करेंगे उस स्लाइड का और इस स्लाइड का, तो ये 52,000 उधर का आ जाएगा और ये रोकड़ जो 500 यहाँ दिख रही है, इन सब का टोटल ये 30,000 और 3,000 और 7,500 और 11,500 और ये 500 को जब हम मिलाएंगे तो कितना हो गया, ये 52,500 रुपए हो गया दोनों स्लाइड मिला के। इस प्रकार स्थिति विवरण का योग यहाँ पर मिला। अब उनकी कंडीशंस क्या होंगी, तो द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड, मतलब 12,000 रुपए से उन्हें गुडविल का मूल्यांकन किया, गुडविल खाता खोला। साथ ही साथ न्यू रेशियो जो विधि का और सिद्धि का था वो तय हुआ कि 3:2 होगा। और उन्होंने ये जाना कि प्लांट की वैल्यू जो है 10% घट रही है और पेटेंट की वैल्यू जो है वो 3,900 रुपए से तक बढ़ रही है। और टोटल कैपिटल फर्म की अब जो होगी वो 25,000 होगी, जिसमें विधि और सिद्धि दोनों का भाग होगा। और ये 25,000 को हम इस 3:2 में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो हमने क्या करना है कि ये 3:2 में इस 25,000 को बांटकर विधि की पूंजी और सिद्धि की पूंजी निकालना है, ये प्रश्न है। ठीक है, हम आगे इस प्रश्न को हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रश्न का रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के हमारे साझेदारी के प्रवेश के समय जो नियम होते हैं वही होंगे। हमने देखा कि प्लांट जो है वो 3,000 से क्या हुआ, कम हुआ। तो जब 3,000 से कम हुआ तो हमने उससे डेबिट में लाए। लेकिन वही पेटेंट्स जो है 3,000 था और 3,900 हो गया, तो ये 900 जो हो गया ये इंक्रीज हुआ। तो पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ जाने के कारण उसे हमने क्रेडिट में लिया। और कोई अमाउंट है ही नहीं, हमने 3,000 में से ये क्या किया, 900 को घटा दिया तो 2,700 आ गया। अब उस 2,700 को इनके पुराने लाभ के अनुपात में हमने बांटा। तो कौन सा अनुपात था इनका पुराना, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था आपका 3:2:1। तो फिर हमने क्या किया कि 3:2:1 के अनुपात में हमने इन्हें इनकी जो राशि थी उसे बांटा। तो ये देखिए रिवोल्यूशन में आ गया। जब 2,700 को हम बांटेंगे तो सबसे पहले 3 अनुपात में 1,050 आएगा, 2 में 700 आएगा और 1 में कितना आ गया, 350 और ऊपर का 900। जब हमने दोनों साइड का टोटल किया तो रिवोल्यूशन का अमाउंट बराबर आ गया 3,000। और विधीज कैपिटल अकाउंट, निधीज कैपिटल अकाउंट और सिद्धीज कैपिटल अकाउंट में हम इस लॉस को, रिवोल्यूशन के लॉस को बाय लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट का हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये तो आप बनाना जानते ही हैं, इसे बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। अब विधि और निधि के अकाउंट को भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले विधि और निधि के अकाउंट को बनाने के लिए रिवोल्यूशन का जो लॉस है वो हम डेबिट पक्ष में लेके जाते हैं। डीआर मतलब डेबिट पक्ष। क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कौन कौन थी, विधि थी, निधि थी और सिद्धि थी। इनके पर्टिकुलर में हमने डाला सबसे पहले डेबिट पक्ष में रिवोल्यूशन के लॉस को, जो कि हमने पूर्व स्लाइड में से लिया है। पूर्व स्लाइड में से ये स्लाइड कौन सी है, ये 10,150, 700 और ये 350, ये पूंजी खाते के डेबिट में गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। निधीज कैपिटल अकाउंट, निधीज कैपिटल अकाउंट का ये 1,200 और ये कितना आया आपका 2,800। जैसा कि हमने पूर्व में जाना था कि ये दोनों उनकी ख्याति की राशि है। और निधि का अभी हम जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये जो लोन की राशि है वो लोन की राशि यहाँ पर आवेगी। इस प्रकार जब हम डेबिट के अमाउंट को, इन तीनों अमाउंट को जब हम क्रेडिट के अमाउंट से घटाएंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस बचेगा। कौन सा बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस, ये 15,000 विधि के में भी बचेगा और 10,000 किसके में बचेगा, सिद्धि के में बचेगा। और निधि का जो बैलेंस है उसका नाम क्या होगा, निधीज लोन अकाउंट, 15,300 रुपए का। इसी प्रकार हम इसके क्रेडिट को भी देखेंगे। क्रेडिट पक्ष जब हम कैपिटल अकाउंट का बनाते हैं तो हम सबसे पहले पार्टनर्स की पूंजी को ला देते हैं।
तो देखिए हमने विधि की पूंजी ली 12,000, निधि की पूंजी ली 10,000, सिद्धि की पूंजी ली 9,000। जनरल रिजर्व था वो भी 3:2:1 में बटा, तो 3,000 2,000 1 में बटा। फिर विधि और सिद्धि और निधि ने अपनी ख्याति की राशि दी 4,000 रुपए, जो कि हमने पूर्व में निकाला था, तो वो बढ़ गया आपका ये। उसके साथ साथ बाई कैश आया। बाई कैश में हमने क्या किया कि इस बैलेंस को निकाला किसके, निधि के और विधि के और किसके, सिद्धि के। ये बैलेंस कहाँ से आया, ये बैलेंस हमने इनके पूंजी खाते से निकालकर घटाकर लेकर आए हैं। इस प्रकार हम एक बार एक साथ इनके पूरे खाते को देख सकते हैं कि डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट क्या है, और किस प्रकार से डेबिट के अमाउंट से बैलेंस निकालकर क्रेडिट में डाला गया। और ये बैलेंस बीडी जो है ये पूंजी की राशि थी 12,000, 10,000, 9,000। इस बीडी की राशि से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इनकी राशियों को घटाकर ये बैलेंस की राशि ले आए, जिसे हमने कैश का नाम दिया। क्योंकि पार्टनर के निवृत्त होने पर हमें कैश का अकाउंट खोलना पड़ता है। क्यों खोलना पड़ता है, क्योंकि कैश कितना है फर्म में ये पता चले। अब हमने ये जाना कि फर्म का कैश कितना होगा, तो फर्म का कैश कुछ पता नहीं है, बैलेंस शीट में मात्र 500 रुपए दिया गया है, तो उस 500 रुपए को हम यहाँ ले आए। लेकिन फिर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया कैश के नाम से हमने निकाला, उसे हम कैश अकाउंट के, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखा था, इसलिए हमने उसकी एंट्री यहाँ पर डेबिट में की। और डेबिट में हमारा 5,900 रुपए इसका बैलेंस आया, अर्थात कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी होगा 5,900। इस कैश अकाउंट को बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है, ताकि ये पता चले जाने वाले साझेदार का कैश कितना है। अब हम नया बैलेंस शीट लेंगे, ये भी बहुत ही आसान है भाई। नया बैलेंस शीट लेंगे, देखिए इस बैलेंस शीट को, न्यू फर्म की बैलेंस शीट को बनाना कितना आसान है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, भाई हमने ये देखा कि हमारे फर्म की पूंजी कितनी रहेगी, 25,000 रुपए, जैसा कि हमने पूर्व स्लाइड में प्रश्न के अंतर्गत पूर्व में जान लिया था कि ये कितना है आपका, ये 25,000। ये 25,000 कहाँ से आ रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी फिक्स्ड ऑन 12, ये 25,000 में। तो ये हमने कहीं से लाए नहीं है, ये हमारे प्रश्न में हमें दिया है कि फर्म की अब जो कुल पूंजी है वो कितनी होगी, 25,000 होगी। तब हमने क्या किया, इसे 2/3 और 1/3 में बांट लिया, तो ये कितना हो गया आपका नया रेशो में, 15,000 और 10,000, 25,000 हो गया। अब लोन अकाउंट हमेशा लाइबिलिटीज में जाता है, तो निधि का लोन निकाल लिया, क्योंकि निधि तो जा रही है, अब उसकी कैपिटल तो फर्म में होगी नहीं, उसकी पूंजी का नाम या उसकी जो अमाउंट है उसका नाम क्या होगा, लोन। तो उसका लोन हमने निकाला 15,300। ये 15,300 हम कहाँ से ला रहे हैं, 15,300 हम निधि के लोन अकाउंट में लेकर आए हैं। ये लोन अकाउंट बनाया है। लोन अकाउंट कैसे बनाए हैं, लोन अकाउंट जो है वो निधि के हिसाब से बना है। निधि की पूंजी कितनी थी, 10,000, उसका जनरल रिजर्व कितना था, 2,000, उसने उस ख्याति की राशि कितनी ली थी, 4,000। इस तरीके से उतना उसने कितना लिया था, उसकी कुल पूंजी कितनी थी, 16,000 की। पूंजी तो 16,000 की थी, लेकिन उसने क्या किया था कि 7,000 रुपए का उसका जो दायित्व था उसका भी भुगतान किया। जब 16,000 में 7,000 गया, तो ये 15,300 जो है वो उसके लोन का अमाउंट बचा। बिल्स पेबल हमारे पुरानी फर्म की बुक में दी थी 5,000 रुपए, इसका हमने कुछ नहीं किया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर हमारा पुरानी बुक की बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वो हमने एज इट इज ले लिया। देखिए हम इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, केवल राशियां हम पुराने बुक से लाकर लिख रहे हैं। देखिए सामान्य संचिति बढ़ चुकी है, देवी पत्र 5,000 रुपए, ये हम पुराने ओल्ड बैलेंस शीट है ना, पुरानी वाली बैलेंस शीट, उसमें से ले जा रहे हैं, है ना। ऋणदाता का ऋण, क्रेडिटर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। संयंत्र की राशि हम यहाँ से ले जाके रहे हैं। इसमें ये बता दिया 3,000 रुपए कम हुआ तो ये घटाएंगे। पेटेंट्स का मूल्य 900 रुपए बढ़ गया, हमारे प्रश्न में बढ़ाया तो इसमें जुड़ जाएगा। फिर डेबिटर्स इतने के इतने हैं, स्कंद इतना का इतना है, जो कि हमारे पूर्व के अंतर्गत आया है, पूर्व जो हमारी बनाई गई बैलेंस शीट है उसमें आया है। पुरानी स्लाइडों को जब तक हम पीछे नहीं देखेंगे या आप लिखते नहीं जाएंगे, तब तक आपको प्रश्न समझ में
नहीं आएगा। अर्थात प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न को स्लाइड को देखते भी जाइए, सुनते भी जाइए और साथ साथ में इन व्यवहारिक प्रश्नों को लिखते भी जाइए। विद्यार्थियों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत आसान है और अकाउंटेंसी अर्थात लेखा शास्त्र जितना सरल विषय भी कोई नहीं है। केवल अभ्यास और ध्यान देने की बात है। प्रश्न में कहता है कि प्लांट की जो वैल्यू 30,000 थी उसे 3,000 से कम कर दिया गया। ठीक है भाई, कम कर दो, हम भी घटा कर दिखा देंगे। हमने भी 30,000 में से 3,000 घटाया और यहाँ पर ले लिया 27,000 रुपए। क्यों लिया? क्योंकि हम फर्म की न्यू बना रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो अब न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए जो नए समायोजन बताएंगे वही लेंगे, तो ये हम 27,000 कर दिए। फिर हमने पेटेंट्स को देखा, पुराने प्रश्न में कितना था, 3,000 था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बढ़ के 3,900 हो गया, तो हमने उठाकर 3,900 लिखा। इसको भी हम अपने मन से नहीं ला रहे हैं, ये राशि भी हमें पूर्व में दी गई है। कहाँ दी गई है? हमारे प्रश्न के अंतर्गत दी है। ये कह रहा है कि प्लांट्स की वैल्यू घट गई है और जो पेटेंट्स की वैल्यू है वो 3,900 रुपए से बढ़ चुकी है, अर्थात हमने उसको बढ़ाया है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या किया है हमने। डेटर्स जो है, स्टॉक जो है, ये पुराने ही हमारे हैं। कैश जो है ये हमारा नया जो हमने कैश अकाउंट बनाया था, ये इसका बैलेंस आया है वो लिया हुआ है। अर्थात हम नए बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार की कोई अमाउंट को किसी भी प्रकार का बिना कैलकुलेशन किए केवल लाकर सेट किया है। अर्थात न्यू बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही आसान है बनाना, केवल हमें नए अमाउंट को लाकर लिख के बनाना है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम ये भी जानेंगे कि ख्याति को भी हमने जो 4,000 को बांटा था, तो निधि का जो था 2/6 था। गुडविल कितनी थी? 12,000 की थी। 12,000 में हमने पहले निधि का शेयर निकाला तो आया 4,000। 4,000 हमने देखा कि विधि और सिद्धि का कितना था इसमें भाग, तो उनका गेनिंग रेशो जो था वो कितना आया था, तो ये आया था 3:7। अब 3:7 के हिसाब से हमने जब इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो आ गया था 1,200 और 2,800। अर्थात विधि का कितना आया था 1,200 और सिद्धि का कितना आया था 2,800, जिसकी जनरल एंट्री हमने बनाई थी विधिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निधिस कैपिटल अकाउंट आया 4,000।